वाजिद शेख से काम चल रहा था। वाजिद शेख ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं इनको सबसे मार्केट से पैसे उठा के दिए, हर जगह से पैसे उठा के दिए। इसने मेरे घर पे मेरे बीवी बच्चों को मेरे को जान से मारने की धमकी दी हुई है, जिसमें ये सब पुलिस वालों के नाम देता है। इसकी वजह यह है कि मेरी जान का खतरा है मुझे और मेरी बीवी बच्चों को। वाजिद शेख बहुत तंग कर रहा था। मेरी बेटियों के ऊपर पुलिस की गाड़ियां लेके आ रहा था, बार बार मेरी बेटियों के घरों पे जा रहा था, मेरे घर पे आता था। ये 10 चेक नवीद अख्तर के नाम से और ये पुलिस की बार बार मुझे धमकी दे रहा था, DIG की, SP की बार बार मुझे धमकियां दे रहा था। और बड़े बड़े इदारों का नाम लेकर मैं नाम नहीं ले सकता। मैं वज़ीर सिंध से हमारी गुजारिश से हाथ जोड़ के कि इसको आप सीरियस में लें, बहुत मसला ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी असगर उमर साहब और हम बात करेंगे पुलिस के आला तरीन अफसरान के ऊपर भत्ता लेने के इल्ज़ामात। जी हाँ, ये इल्ज़ामात सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया की खबरों की जीनत नहीं है, बल्कि उन ताकतवर सिंध के पुलिस के आला अफसरान के खिलाफ मामला अदालत भी पहुंच चुका है। जो दरखास्त गुजार ताजिर हैं उनका क्या कहना है, उनका क्लिप जो कि अदालत में खड़े होकर उन्होंने बात की है वो भी शेयर करूंगा। और जिस के ऊपर इल्जाम है कि वो वाजिद शेख नामी बंदा जो कि पुलिस के आला अफसरान का फ्रंटमैन समझा जाता है, वो क्या कारनामे अंजाम देता है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है उसके मुताबिक ताजिर जिसका नाम नुमान बताया जा रहा है, उसका ये कहना है कि पुलिस के आला अफसरान जिसमें SSP के साथ साथ DIGs, खासतौर पर DIG सऊद असद रजा, इसके अलावा इरफान बहादुर और इसके अलावा असफर महसर समेत दीगर जो पुलिस अफसरान हैं उनके नाम पर वाजिद शेख नामी जो शख्स है वो ब्लैकमेल करके और मुख्तलिफ तरीकों से 36 करोड़ रुपए से जायद उससे भत्ता वसूल कर चुका है। और दरखास्त में उसने इस्तदा की है अदालत से कि इन पुलिस अफसरान जो कि असद रजा, DIG सऊद हैं, असफर महसर, इसके अलावा इरफान बहादुर समेत दीगर जो पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके तहकीकात की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि वो क्लिप जो कि उन्होंने अदालत में खड़े होकर बात की है वो आपके सामने रखूं और उसके बाद फिर असगर भाई से बात करेंगे कि ये बिलाखिर वाजिद कौन है और इन पुलिस अफसरान जो कि कराची में जिनका काम दहशतगर्दी को, भत्ताखोरी और शहरियों को अमन अमान फराहम करने का काम है, उनके अपने ऊपर इस तरह के इल्जामात लगकर अदालत में बिलाखिर क्यों है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप ये क्लिप सुने और उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। बोल का था, मेरा वाजिद शेख से काम चल रहा था। वाजिद शेख ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैंने इनको सबसे मार्केट से पैसे उठा के दिए, हर जगह से पैसे उठा के दिए। 1 साल 8 से 9 महीने हो गए हैं इस पैसों को। अब मैंने तकाज़ा करा है तो इसने मेरे घर पे मेरे बीवी बच्चों को मेरे को जान से मारने की धमकी दी हुई है, जिसमें ये सब पुलिस वालों के नाम देता है। ये मैंने फ़ाइल भी कर लिया है अपने बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए, हर चीज़ के लिए। इसकी वजह यह है कि मेरी जान का खतरा है मुझे और मेरी बीवी बच्चों को, मेरे ससुर को, मेरी सास को, सबको धमकियां दे रहा है कि मार देंगे, मेरे बच्चों को बोलता है काट देंगे। वाजिद शेख, इसमें सब पुलिस वाले हैं इसके साथ, जिनका मुझे नाम ले के डराता है, जिसमें DIG नाम करना था, DIG अजहर मशवानी, इरफान बहादुर, खालिद बुरई, असद रजा, जुबैर नाज़िर, इनका सबका नाम लेके मुझे धमकाता है और मुझे बोलता है तुझे मार देंगे, तुझे गायब करा दूंगा। मैं अपने पैसों का मुतालबा कर रहा हूँ इससे। मैंने हर जगह से उठा के मार्केटों से पैसे दिए हैं, अब मैं मांग रहा हूँ तो मुझे बोलता है कि तुझे मार देंगे, तेरा बीवी बच्चों को मार देंगे। मेरे ये वाइफ के चेक उठा के चले गया है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है और मेरे ससुर से ब्लैकमेलिंग पे गन पॉइंट पे इसने चेक लिए हैं, जिसमें 1 करोड़ का इसने चेक कैश करवा लिया है। इसके साथ एक बंदा आया था जो था नवीद, उसको इसका लिंक नेम है उमेर। उसने मेरे ससुर को, मेरे बेटी के ऊपर छुरी रखी है और उन्होंने चेक लिए मुझसे, मेरे ससुर से, और बोला है कि ये किसी को बोला तुम्हें भी मार देंगे। तो लिहाजा मेरी अपील है IG सिंध से, मुराद अली शाह साहब से और जितने इदारे हैं
कोर कमांडर साहब हेल्प करें, बहुत परेशान हूँ, मेरा घर बदल कर दिया है। मुझे जान का मुझे कुछ भी होता है कि इसमें वाजिद शेख होगा, मुझे कुछ भी खरोच आती है, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे ससुर को कुछ भी होता है तो इसका ज़िम्मेदार वाजिद शेख होगा। और इसका भाई नासिर शेख जो प्रॉपर्टी में सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी मेरी, तो ये हम दोनों पार्टनर थे, मैं और वाजिद शेख। इनको मैं पैसे देता था 70 से 80 लाख रुपए हफ्ता देता था। 8 से 9 महीने से दिए इनको पैसे जमा कराएं। अब पैसे मांगने जा रहा हूँ तो ये बोलते हैं किस के पैसे, और उल्टे मेरे से मुतालबा कर रहे हैं कि हम मांगते हैं तेरे से। और इसके बाद मैंने जो मार्केटों से पैसे लिए वो मेरी जान पर थे, तो मैं क्या करूँ। वो बोलते हैं तुझे मार दे, तू मर जा, ये सब बोल रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि मेरे लिए हेल्प करें, मेरी जान का खतरा है, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है। तो असगर भाई ये एक ताजिर जो है नुमान, जिसकी आपने सुनी और व्यूअर्स ने भी बात सुनी, सूरत हाल ये है कि ये अदालत है, इससे पहले एक और भी आ चुका है इन्हीं पुलिस अफसरान के खिलाफ। अदालत से मेरे ख्याल में इंसाफ की तवक्को लगाई जा सकती है जिस तरह के संगीन नोयत के इल्जामात हैं। और दूसरा, सोर्सेज क्या बताते हैं, ये वाजिद शेख नामी बंदा कौन है, क्या करता है, और पुलिस के आला अफसरान जिनका काम दहशतगर्दों को कंट्रोल करना, उनको सजाएं दिलाना, मंशियात जैसे काम है उनको कंट्रोल करना है, लेकिन उनके अपने ऊपर करोड़ों रुपए के भत्ता वसूल करने के इल्जामात सामने आ रहे हैं। ये बिलाखिर क्या वजह हो सकती है? शाहिद सिस्टम, सिंध में रहना है तो सिस्टम को समझना होगा। देखें, ये कोई नया मामला नहीं है। जिस तरीके से सूबे के दूसरे शोबे चल रहे हैं, डिपार्टमेंट चल रहे हैं, तो पुलिस भी उससे कोई अलग नहीं है। और ये आज पहली पिटीशन नहीं आई है। 2 जुलाई को भी सिद्दीक साहब ने भी कोई एक ताजिर ने पिटीशन की थी कि उनको भी 1 करोड़ रुपए का मामला था कि वो भत्ता अदा कर रहे थे एक वाजिद शेख नामी शख्स को, जो मुबैना तौर पर ये कहता है कि उसे कुछ DIG की और SSP, SHO जो भी नीचे के लोग हैं उनकी हमायत हासिल है। तो मुझे आज की पिटीशन से ज्यादा अफसोस ये है कि 2 जुलाई को जो पहली पिटीशन आई, हमने रिपोर्ट की, चैनल्स पर चली है, उसके बावजूद उन मुतल्लिका DIG और उन पुलिस अफसरान की जानिब से कोई ला इल्मी या उससे दूरी का ये तासुर नहीं आया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, और रस्मी तौर पर कर भी देते तो इकदाम से नजर आना चाहिए कि पुलिस का ऐसे लोगों से राब्ता नहीं है। लेकिन फिर दोबारा ये आ जाना कि ये काम हो रहा है, और फिर जैसे लोग बताते हैं कि उस शख्स के मुतालिक के उसके गेस्ट हाउस हैं, उसके शीशा के कैफे चल रहे हैं, उसके मसाज सेंटर चल रहे हैं, तो लामहल्ला ये किसी मिली भगत के बगैर और ये किसी जोड़ तोड़ के बगैर नहीं हो सकते, छतर छाया के बगैर नहीं हो सकते। हाँ, नहीं छतर छाया और सिस्टम के आशीर्वाद के बगैर सिंध में कोई भी काम होना बहुत मुश्किल है। अब लोग तंग आकर अदालतों की जानिब आने लगे हैं। पहले उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की कि मुक्का हो जाए, किसी तरीके से जिंदगी आसान हो सके, लेकिन सिंध में कारोबार करना भी, सूबे में, कराची में, कैपिटल में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इस तरीके से पहले भी बहुत ज्यादा शिकायतें आई हैं। अब वो एक IG का नाम तो नहीं ले सकते थे, लेकिन उसके अलावा जब DIG लेवल पर इतनी शिकायतें आने लगे तो ये समझें कि पूरे सूबे और पूरे शहर का मामला जो है वो वहाँ के अवाम बड़े रहमो करम पर है। बहुत बुरी सूरत हाल है। इसी तरीके से हम अमनो अमान को देखते हैं। अच्छा, एक और चीज आप देखें कि चूंकि ऐसा नहीं कि शहर में वैसे मजमूई तौर पर अमन अमान है, ना टारगेट किलिंग हो रही है, ना डकैती की वारदातें हो रही हैं, और ना ही भत्ता वसूल किया जा रहा है, बल्कि सारी क्राइम हो रहे हैं। आज भी जिस तरह वाकया रूनमा हुआ कि पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की गई है, और ये भी ताजरों की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर दरखास्तें दी जा रही है कि बाहर से भत्ता खोरों के जो बड़े बड़े गैंग हैं वो भी ऑपरेट कर रहे हैं। अब उसी सारे माहौल के अंदर DIGs के नाम पर अगर कोई शख्स मुबैना तौर पर भत्ता वसूल कर रहा है तो ये बड़ा खौफनाक अमर नहीं है? देखें, आज ही मंगो पीर में जो हमला हुआ है पुलिस एहलकारों पर, और वो भी किसी ये भत्ते का ही सिलसिला है कि ये डेवलपर और ये बिल्डर्स हैं, इनके साथ लेना देना है। आबाद जो उनकी बिल्डर की एक तंजीम है वो भी ये कह चुके हैं कि उनसे भत्ते मांगे जाते हैं। कराची चैम्बर आर्मी चीफ तक से कह चुका था कि ये मसाइल है और इसी को हल किया जाए। कुछ देर के लिए शिकायत नहीं आती, शायद सब्र किया जाता है, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुकता नहीं है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर बदअमनी नजर नहीं आ रही, फसादात नजर नहीं आ रहे हैं, कत्ल गारतगिरी इस तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन शायद
खुदकशियां बढ़ गई हैं। सारा मसला तो रोजगार का था ना, फाइनेंस का था। जो गुंडागर्दी करते थे, जो कत्ल गारतगरी करते थे, जो सियासी जमातें भत्ता लेती थी, किस लिए? पैसा, वसाइल हासिल करना। अब वो दूसरे लोग वसाइल कर रहे हैं और ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं, जिनसे लड़ा भी नहीं जा सकता, जिनसे शिकायत नहीं की जा सकती, तो लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। इस तरीके से वाकयात जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, सुबह छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, मुल्क के दीगर हिस्सों में चले जाते हैं, पाकिस्तान छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ये इस तरीके से नजर आता है सूरत हाल को अगर हम ये समझें तो। जराइम हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने उससे निपटने का तरीकाकार दूसरा तलाश कर लिया है और वो यहाँ से फरार हो रहे हैं। तो बहरहाल ये चूंकि एक बड़ी खौफनाक खबर समझा जा रहा है इस खबर को, क्योंकि ये पुलिस के अफसरान के ऊपर नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत के कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाती है। जिस तरह अदालत से इस्तदा की गई है कि इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए कि पुलिस अफसरान क्या खुद मुलविस हैं या उनका नाम इस्तेमाल करके भत्ता वसूल किया जा रहा है, इसकी तहकीकात होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कनेक्शन जोड़ा जा रहा है इस नाम का जिसका बताया जा रहा है कि वाजिद शेख नामी शख्स जो है इन पुलिस अफसरान के नाम पर भत्ता वसूल करता है, तो उस नाम को डिस्कनेक्ट कैसे करना होगा और वो बिलाखिर कौन सी ताकतवर शख्सियत है उसको भी सामने आना चाहिए। देखें शाहिद, ये जिसे कानून की अमलदारी कहना चाहिए, इस वक्त सूबे के वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला कह लें या अमन अमान से मुतालिक जो है दिया रंजार साहब हैं, जो खुद एक एडवोकेट हैं। लेकिन 26वीं और ये 27वीं तरमीम जो जिस तरीके से आई है, उसमें वकला की पॉलिटिक्स को जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उनका काम वैसे ही बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छी तरमीम हो रही है, बुरी हो रही है, हम इस वक्त यहाँ ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक वकील का, एक वज़ीर कानून का काम इस वजह से बहुत ज्यादा है। कराची बार के इलेक्शन आपने देखे कि 7 महीने लेट हुए, कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी लेकिन वो फिर कामयाब भी हुए। तो ये सिलसिले उन पर दबाव है ना कि क्यों नाकामी हुई, कैसे नाकामी हुई, वो इस दबाव के नीचे हैं। और फिर जैसे रेंजर के दफ्तर पे हमला हुआ, इस तरीके से अमन अमान की सूरत हाल है कोई ज्यादा अच्छी नहीं है कराची की। जैसे हमने कहा कि फसादात या दूसरी चीजें नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके के मामला हो रहे हैं। यहाँ स्लीपर सेल मौजूद हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती मरकज है, तो अगर जिस तरीके से बलूचिस्तान में सूरत हाल है, अफगानिस्तान से हमारा जो मामला चल रहे हैं, अभी ईरान भी जंग में है, तो एक अमन का गहवारा अगर कराची एक बड़ा शहर नजर यहाँ आता है, यूएई वगैरह भी परेशान है, तो इस वक्त कराची पे बहुत दुनिया की नजरें हैं। तो इसको जो तबाह किया जा रहा है, इसलिए तो हम वज़ीर आला से कहते हैं हमें कोई वो नहीं है शौक के हम सिंध हुकूमत पे तनकीद करें या वफाकी हुकूमत पर तनकीद करें, लेकिन पूरा जो पुलिस अफसरान पे जिनके पुलिस अफसरान पे करें। लेकिन जो वर्ल्ड सिनेरियो है कराची के उभरने का, पाकिस्तान के उभरने का एक मौका है। पूरी आलमी बरादरी इज्जत कर रही है, आर्मी चीफ को अप्रिशिएट किया जा रहा है, वज़ीर आज़म भाग दौड़ कर रहे हैं, एक आलमी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नीचे छोटे छोटे कुछ लाखों और कुछ करोड़ों रुपए के मामलात में उसको पाकिस्तान के आलमी तशख्खुस को डैमेज किया जा रहा है, इसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। सरमायाकारी को रोकने की इतना हमें नुकसान दहशतगर्द नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से ये कानून नाफिज करने वाले अदारे जो पुलिस या दीगर लोग हैं, ये सरमायाकारों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, इन्वेस्टर के साथ, ताजिरों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो गुर्बत है, जो मईशत का पहिया जाम है और या आगे चल नहीं रहा है, इंडस्ट्री नहीं लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये तमाम चीजें इन डिपार्टमेंट्स को देखना होंगी, सूबा सिंध की हुकूमत को देखना होंगी, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। अब हम किसी और को इसका जिम्मेदार होंगे, दूसरे भी शरीक, वफाक भी होगा, हम किसी को फेवर नहीं देना चाहते, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है कि वो ये काम करे और कराची में अमन व अमान और अपने अदारों में ततहीर का अमल करे। यहाँ से काली भीड़ों को निकाला जाए और जो भत्ताखोरी और इसमें सरकार की वर्दी पहनकर इस्तेमाल करते हैं उनको लगाम डाली जाए, अदारों को साफ सुथरा किया जाए ताकि ये शहर पनप सके, ये सूबा आगे तरक्की कर सके और यहाँ पर हम आहंगी होगा। अगर माली तौर पर सुकून होगा, कुछ आसूदगी होगी, तो जो थोड़े लिसानी और तबकाती और सकाफती फर्क पाया जाता है वो कम्युनिटी फिर करीब आ जाएंगी, अगर ज़हनी तौर पर सुकून होगा, अगर मुआशी आसूदगी होगी। तो बहरहाल ये दरखास्त की जो समाअत है जैसे होगी, मजीद अदालती जो कार्रवाई होती है उस हवाले से आपको अपडेट जरूर करेंगे। 22 जुलाई को पहले भी लगी है, आज भी शायद नोटिस होगा और इसके साथ ही इसको मुंसलिक कर दिया जाएगा। 22 जुलाई को पहले भी दरखास्त है इस तरह की, तो ये शायद इसके साथ मजीद अपडेट इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।